गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके धातु और अधातु के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज शुरू करेंगे पेज नंबर 45 और 51 के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले 45 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो सबसे पहला है कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो हमें अच्छे से पता है जो मरकरी धातु होती है वो एक अपवाद है। धातु वैसे तो सामान्यतः आपकी कठोर होती है, ठोस होती है, पर जो आपका मरकरी है वो कमरे के ताप पर भी द्रव होती है। दूसरे नंबर पर है चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो जो आपका सोडियम होता है उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरे नंबर पर है ऊष्मा की सबसे अधिक अच्छी चालक होती है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक में धातुओं में होती है आपकी सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा आपका चालक होती है। फोर्थ पे है ऊष्मा की कुचालक। तो ऐसा कौन सा धातु है जो ऊष्मा को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता, और वो होता है लेड। लेड ऊष्मा की कुचालक है। इसके बाद सेकंड है आपका आघातवर्धय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आघातवर्धय और तन्य ये जो गुण होते हैं धातुओं के, इनके बारे में आपको इनकी परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले आघातवर्धय, देखिए नाम में यह आघात मतलब चोट मारना। तो आघातवर्धय वो गुण है जिसके कारण धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघातवर्धय हम कहते हैं। उसके बाद आता है तन्य। तन्य वह गुण है जिस कारण धातुओं को खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आघातवर्धय का मतलब होता है आप हथौड़े से पीटकर या किसी कठोर वस्तु से पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। तन्य का मतलब होता है खींचकर पतले तारों में परिवर्तित कर पाना। ये थे आपके पेज नंबर 45। लेट अस मूव ऑन टू पेज नंबर 51 क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील आपका धातु है। तो सबसे पहली बात आप यही लिखेंगे, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु होता है। ये जो ज्वलन ताप है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। यदि यह धातु वायु के संपर्क में आता है तो आग पकड़ सकता है, अतः वायु से संपर्क हटाने के लिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सेकंड सवाल है आपका, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन। तो स्टूडेंट जो भाप होती है, भाप का मतलब है आपकी जल की जो भाप है, मतलब H2O। तो आयरन होता है Fe, तो Fe की H2O के साथ अभिक्रिया है। तो थोड़ी सी अलग है क्योंकि जो धातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया जब करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, पर जो आयरन है उसके केस में ध्यान रखिएगा ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो आपका क्या बनेगा, Fe3O4 और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनता, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद है कैल्शियम और पोटेशियम की। तो कैल्शियम और पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया आपको पता है, जो कैल्शियम और पोटेशियम है ये आपके धातु होते हैं और ये दोनों हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। और पोटाशियम की जब होगी जल के साथ तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, साथ में जल, साथ में हाइड्रोजन गैस, सॉरी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो इसमें हमें 4 धातुएं बोली है ABCD। 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इस परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। तो एक सारणी दी हुई है। स्टूडेंट्स ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की तरह होते हैं, मतलब जिससे आपके कंसेप्ट चेक होते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से करना होता है। तो देखते एक बार सारणी को। इसमें 4 धातु सबसे बाएं तरफ दिए हुए ABCD, उससे अगले कॉलम में आयरन सल्फेट,
अगले में कॉपर सल्फेट, फिर जिंक सल्फेट और फिर सिल्वर सल्फेट। सिल्वर याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सबसे नीचे होता है आपका, सबसे कम अभिक्रियाशील। ठीक है, तो जब धातु ए को इन चारों में डाला गया तो इसने आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं की, कॉपर को विस्थापित कर दिया, बाकी दोनों में इसको नहीं डाला गया है। बी को जब डाला गया तो बी ने आयरन सल्फेट में विस्थापन अभिक्रिया की, मतलब ये लोहे को भी इसके स्थान से इसने हटा दिया। इसका मतलब बी बहुत अभिक्रियाशील होगा, तभी वो आयरन को उसके स्थान से हटा पा रहा है। बाकी इसको जिंक सल्फेट के साथ भी डाला गया है, जहाँ ये कोई अभिक्रिया नहीं कर पाया है। इसके बाद सी को जब डाला गया तो ना आयरन के साथ कोई अभिक्रिया की, ना कॉपर सल्फेट, ना जिंक सल्फेट, सिर्फ सिल्वर सल्फेट के साथ अभिक्रिया की। सिल्वर जो कि काफ़ी नीचे होता है क्रियाशील का जो क्रम होता है क्रियाशीलता का, इसका मतलब जो ये सी धातु है बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होगा। और डी धातु ने तो किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं की, इसका मतलब जो डी धातु है वो सी से भी कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? डी। और देखने से ही पता चल रहा है बी जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, क्योंकि उसने आयरन को भी आयरन सल्फेट से विस्थापित कर दिया है। तो डी सबसे कम, बी सबसे ज़्यादा। बाकी जो ए आएगा वो दूसरे नंबर पे होगा और सी जो होगा वो तीसरे नंबर पे क्रियाशीलता के क्रम में अगर लगाए तो। अब सवाल देखते हैं, इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ABCD में से सिर्फ B है जो आयरन सल्फेट में विस्थापन अभिक्रिया कर पाता है, इसलिए B सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? अब हमने धातु बी को इस जो ये आपको सारणी दी है इसके मुताबिक बी को कॉपर सल्फेट में डाला ही नहीं गया। वो पूछ रहा अगर डाल देते तो क्या होता? तो हमें अच्छे से पता है अगर बी आयरन सल्फेट में से आयरन को विस्थापित कर सकता है तो कॉपर सल्फेट में तो वो बड़ी आसानी से इसको विस्थापित कर ही लेगा, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से क्रियाशीलता में ऊपर होता है। तो अगर बी आयरन को विस्थापित कर पा रहा है तो कॉपर को तो आसानी से कर ही लेगा। इसके बाद बारी आती है तो फिर क्या होगा, उसका उत्तर मैं बता देता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया होगी, ये कॉपर सल्फेट को भी विस्थापित कर सकता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से। अब है आखिरी सवाल, धातु ABCD की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किए। घटते क्रम मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर उससे कम, सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील B है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो A है, तीसरे नंबर पे C है और D हमें पता ही था सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अभिक्रियाशील धातु को तन्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपको अच्छे से पता है, अभी हमने ऊपर भी किया था, पोटाशियम को जब जल में डाला था प्रश्न नंबर 2 में, तो उसने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाई थी। तो पोटाशियम काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो अभिक्रियाशील धातु को जब किसी अम्ल में डाला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ लिखा है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अगर आप जल में डालो या अम्ल में डालो, दोनों में यही होता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है, निकल जाता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब लोहे की मतलब आयरन की H2SO4 के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो जो आयरन है वो H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो H2 को अलग कर देगा और FeSO4 बना लेगा। आखिरी सवाल देखते हैं आज का। जिंक को आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट का मतलब है जो आयरन है उसके ऊपर +2 जो है वो आवेश है, +2 चार्ज है, और जो सल्फेट है उसके ऊपर -2 मतलब FeSO4 की बात कर रहे हैं। के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको एक क्रियाशीलता का क्रम बताया था
उसकी एक ट्रिक भी लिखवाई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुकर हांडी आग और पतीला। तो उसके अनुसार आपका जो जिंक होता है वो आयरन से अभिक्रियाशीलता में ऊपर होता है। तो जिंक आयरन को किसी भी यौगिक से विस्थापित कर सकता है। तो एक बार अभिक्रिया देखते हैं, ये देखिए। तो जिंक की जब FeSO4 के साथ अभिक्रिया हो रही है तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो आयरन को हटा देगा, उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। ZnSO4 प्लस में क्या हो जाएगा, Fe हमें मिल जाएगा। अब जो आयरन सल्फेट होता है FeSO4, ये हरे रंग का होता है। तो जब जिंक आयरन को इससे हटा के जिंक सल्फेट बना लेगा तो हरा रंग भी फीका पड़ने लग जाएगा। तो क्या होता है, जो आपका विलयन है उसका हरा रंग फीका पड़ जाएगा। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, जो विलयन है उसका रंग फीका पड़ जाएगा और ये अभिक्रिया आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। पेज नंबर 45 एंड 51 के क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बाकी वीडियोस में हम आपके बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।